हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। तो चलिए आज फिर एक बार मैं अशोक सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते और आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का यह पाठ कक्षा 10वीं के लिए अत्यंत उपयोगी व्याकरण पाठ है, जिस पर बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 अंकों के लिए यह पाठ आपको दिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसलिए सभी छात्र इसमें 4 में से 4 अंक कैसे प्राप्त करें, इस दृष्टि से हम इस पाठ को लेकर आपके समक्ष आए हैं। ज़रूर व्याकरण के जो अंक है 16 अंक है व्याकरण के, वे सारे के सारे अंक हमें प्राप्त करने हैं। उनमें से किसी भी अंक के साथ हमें उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम उस व्याकरण पाठ को अच्छी तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। जो छात्र अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जो अभिभावक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो हमारे शिक्षक मित्र हमसे अभी जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर देखें, जहाँ पर आपको गद्य, पद्य और व्याकरण यहाँ पर मिलेगा। इसलिए समय नहीं गवाते और हमारे इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हम हमेशा शुरुआत करते हैं कि शीर्षक से हमारे पाठ की शुरुआत होती है। अब ये जो शीर्षक है ना, ये शीर्षक क्या कहता है? शीर्षक का नाम है समास। अब ये जो समास पाठ है, पहले समास इस शब्द को समझते हैं कि समास होता क्या है, समास किसे कहते हैं। तो समास की परिभाषा को समझते हैं और फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम क्या करेंगे, तो समास को समझने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। अब याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक शब्द, मेरी परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम केवल परिभाषा नहीं बताते, उस परिभाषा के माध्यम से हम विविध उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या हमने जो परिभाषा बताई वह बिल्कुल यहाँ पर उदाहरणों में दिखाई देती है। इसलिए परिभाषा यह कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं, है ना। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, ठीक है। हमने इससे पूर्व शब्द देखे हैं, पद देखे हैं, ठीक है ना। हमने इस संकल्पना को पहले ही समझ लिया है। तो शब्द किसे कहते हैं? जो अर्थपूर्ण जो वर्णों का समूह होता है ना, है ना, वर्णों का समूह। लेकिन शब्द कैसे होते हैं? सार्थक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिएगा कि रसोई घर, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है, रसोई घर। अब रसोई घर यह जो शब्द है ना, वह किस से बना है, मतलब उसका विग्रह क्या था? तो रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। अब इन सारे शब्दों से मिलकर शब्द बना रसोई घर। दूसरा शब्द है नील कमल, ठीक है ना, नील कमल। अब इसका अगर विग्रह करें तो नीला है जो कमल, या फिर नील और कमल, ठीक है। तो नील और कमल, नीला है जो कमल, इस वाक्यांश को हमने संक्षिप्त बनाया, है ना, संक्षिप्त बनाया। ये जो संक्षिप्त बनाने की विधि है, संक्षिप्त बनाने की क्रिया है, उसको हम समास कहते हैं। और बहुत ही सरल अर्थ में अगर बात करें तो समास को एक और नाम दिया जाता है, वह है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी क्या? किसी शब्द को छोटा या लघु बनाना, ठीक है। अब अगर हमें इस शब्द के विधि को समझना है कि समास है क्या, तो समास के अंदर कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, पहले उनको समझते हैं, फिर समास के भेदों की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, अब जब भी आप समास देखोगे, जैसे मान लीजिएगा कि मैंने कोई उदाहरण लिखा, अगर मैंने वहाँ पर उदाहरण लिखा कि राजकुमार, अगर मान लीजिए ये शब्द है, ठीक है, राजकुमार ये शब्द है,
ठीक है, तो ये हो गया वह शब्द जिसका हमें विग्रह करना है। ठीक है, अगर मुझे इसका विग्रह करना है तो मैंने विग्रह किया राजा का कुमार। ठीक है, मैंने क्या विग्रह किया? राजा का कुमार। अब यह जो समास बना है, इस शब्द को, जो अर्थपूर्ण है, इस शब्द को हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद या फिर सामासिक शब्द। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो शब्द आपको विग्रह करने के लिए दिया गया वह शब्द होता है, एक तो हम उसे कह सकते हैं सामासिक शब्द या फिर उसे कहते हैं समस्त पद। ठीक है, मतलब ये राजकुमार शब्द है, ये नीलकमल शब्द है, ये रसोई घर शब्द है, ये क्या है? तो ये समास के नियमों से निर्मित शब्द हैं, है ना। जो भी समास के नियम थे ये उनसे निर्मित शब्द है, इसलिए ये क्या है? तो इसे हम समस्त पद कहते हैं या फिर सामासिक शब्द कहते हैं। पहली संकल्पना क्लियर। जो शब्द आपको विग्रह करने के लिए दिए जाएंगे, वे जो शब्द होते हैं उन शब्द को हम क्या कहेंगे? या तो सामासिक शब्द कहो या तो समस्त पद कहो। ठीक है, अगर परीक्षा में यह पूछा गया कि ये क्या है, तो इसे आप समस्त पद कहें या फिर सामासिक शब्द कहें, दोनों में से एक आपको कहना है। ठीक है, और आपने ये जो किया ना, अर्थात इस समस्त पद को अलग किया, डिफाइन किया, तो इसे कहते हैं समास का विग्रह। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं समास का विग्रह। ठीक है, अर्थात जो शब्द है वे हैं समस्त पद, और जो उसको डिफाइन किया गया, उसको अलग किया गया, परिभाषित किया गया, वह है उसका विग्रह। ठीक है, तो दो संकल्पनाएं क्लियर। अगर कुछ किसी भी प्रकार का संदेह है तो अभी हमसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, है ना, कि ये शब्द यानी समस्त पद और इसको अलग करना ये है उसका विग्रह। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दो बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले और एक शब्द देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर शब्द है रसोई घर। यहाँ पर शब्द क्या है? रसोई घर। ठीक है, रसोई घर का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह है रसोई के लिए घर। ठीक है, ये हो गया इसका विग्रह और ये हो गया समस्त पद। अब एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये है पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, अब देखो परीक्षा में सीबीएसई का जो बदला हुआ रूप है, जो परीक्षा पद्धति है, उसके अनुसार अब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात इन शॉर्ट बहुत ही कम शब्दों में, एक दो पंक्तियों में आपको वो लिखना है, लेकिन आपको उत्तर लिखने हैं। तो आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया कि समस्त पद किसे कहते हैं? उदाहरण के द्वारा परिभाषित कीजिए। तो समस्त पद पूछे तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है समास के नियमों से जो निर्मित शब्द है वे होते हैं समस्त पद। फिर आप कोई भी उदाहरण दीजिए, वो हो गया समस्त पद। एक और सवाल पूछा जाता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या अंतर है। ठीक है, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पूर्व पद और उत्तर पद में क्या अंतर है? मान लीजिए ये शब्द है रसोई घर, तो पूर्व पद अर्थात जो शब्द आपको मिला है उस शब्द में जो पहला पार्ट आता है, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, रसोई घर दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है ना, दो अलग शब्द है, एक है रसोई एक है घर। तो पहला शब्द जो है उसको कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा शब्द है उसको कहते हैं उत्तर पद। समझ में आ रहा है ना? समास में देखिए यहाँ पर नील कमल, नील ये पहला शब्द है, कमल ये दूसरा शब्द है, और हमारी परिभाषा थी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो छोटा शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। तो यह दो शब्द जो है उसमें पहला जो शब्द होगा
उसे कहते हैं पूर्व पद, दूसरा जो होगा उसे कहते हैं उत्तर पद। कोई भी शब्द आपको दिया जाए आपको इस तरीके से उसे पहचानना है। जैसे मैंने आपको वर्ड बोला था, आप अभी उत्तर देंगे मुझे, आप बताएंगे राजकुमार, है ना। कमेंट बॉक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए ही बनाया गया है। आपकी जो भी आशंकाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, आप लिखते नहीं, ठीक है ना। और नहीं लिखते इसके दो अर्थ हो सकते हैं, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि कुछ भी ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। तो इसको किसी ने उत्तर दिया अब तक? अगर नहीं दिया तो हम हैं आपके लिए। तो राजकुमार, इसमें दो पद है, एक है राज, दूसरा है कुमार। तो ये जो पहला पद है उसे कहते हैं पूर्व पद, और ये जो दूसरा पद यानी कुमार है उसे कहते हैं उत्तर पद, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्व पद और उत्तर पद में अंतर होता है, ठीक है। तो अगर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो आप उत्तर कैसे देंगे कि दिए गए पद में जो पहला पद होगा उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होगा उसे उत्तर पद कहते हैं। देखिएगा, मैंने शब्द नहीं कहा, है ना, कि मैंने पद कहा, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप क्लियर हैं, अब आपको ये पता चला कि समस्त पद किसको कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं और साथ ही साथ उत्तर पद भी किसे कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिली। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो समास, ये व्याकरण पाठ है ना, इसको समझना है। तो इस समास के मूलतः 6 भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। अब इन 6 भेदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम भेदों के नाम समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक करके हम हर एक भेद की परिभाषा उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है। चले करें शुरू। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो बेटा बीच बीच में आकर ना आप लाइक का बटन जो है ना वो भी वहाँ पे उसको टच कर सकते हो, ताकि आपका वीडियो और भी ज़्यादा आकर्षक लगे, ठीक है। चलिए, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, नाम याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 6 भेद यहाँ पर समास के माने जाते हैं। चलिए, अब हम एक एक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर पहला भेद लिख रहा हूँ जिसका नाम है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में ही उसका अर्थ जो है वो छुपा हुआ है। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोला गया है अव्यय भाव, यानी कुछ ऐसे अव्यय की बात यहाँ पर होगी जो भाव प्रकट करे, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये अव्यय क्या होता है ना, अव्यय क्या होते हैं, ये आपको पता होना आवश्यक है। अव्यय किसे कहते हैं, कोई बताएगा अव्यय किसे कहते हैं। देखिए, इतने सारे शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी परिणाम नहीं होता, वे कभी नहीं बदलते। चाहे उसे पुल्लिंग में बदलो, चाहे उसे स्त्रीलिंग में यूज़ करो, चाहे उसे एक वचन में प्रयोग करो, चाहे उसको बहुवचन में प्रयोग करो, उसमें बदलाव नहीं होते, वे होते हैं अव्यय, ठीक है। अब अव्यय हमने यहाँ पर पता कर लिया कि अव्यय किसको कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं उदाहरण के द्वारा, लेकिन उससे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, हमने देखे 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को हमने क्या कहा, पूर्व पद। दूसरे पद को हमने क्या कहा, उत्तर पद, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद जो हमें बताया गया है, तो इस पूर्व पद और उत्तर पद में यहाँ पर जो अव्ययभाव समास होता है, उस अव्ययभाव समास में
पहला पद प्रधान होता है, ये बात याद रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है। तो आप इसकी परिभाषा में ऐसा भी बोल सकते हो कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो, ठीक है, पहला पद प्रधान है और वह कौन सा होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। अगर वो अव्यय है तो वह अव्ययी भाव समास माना जाता है, ठीक है। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से ऐसे अव्यय होते हैं जो इस अव्ययभाव समास में आते हैं। अब देखिएगा, आ, अन, यथा, प्रति, बे, बा, ठीक है। अब सारे के सारे देना तो आसान नहीं है, लेकिन कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप अगर याद रखोगे ना तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आ, अन, यथा, प्रति, बे, बा, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ शब्द हम यहां पर लेते हैं। अब ये मूलतः क्या है, अव्यय है या फिर उपसर्ग भी कह सकते हो, ठीक है, उपसर्ग के रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिएगा आ, ये जो शब्द है ना, इसमें अगर हम देखें तो इससे शब्द मिलके बना है आजीवन। क्या बना, आजीवन। दूसरा है अन। अब अन से कौन सा शब्द बनेगा, मान लीजिए अनजान, ठीक है। मान लीजिए यथा, यथा से कौन सा शब्द बना, मान लीजिए यथाशक्ति, ठीक है। प्रति से कौन सा शब्द बनेगा, प्रति से बना मान लीजिएगा प्रतिपल, ठीक है। बे, मान लीजिए बे से बना बेशक, बेईमान, है ना। बा से कौन सा बना, बाइज्जत, है ना। तो ये शब्द क्या है, ये अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। हम इसका विग्रह करके देख लेते हैं। मैं इसको पहले कट कर देता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उदाहरण लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं यहाँ वो क्या कहता हूँ, ये जो आजीवन शब्द है ना, आजीवन, ठीक है। तो ये आजीवन शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, याद रखिएगा, आ प्लस जीवन, ठीक है ना, आ प्लस जीवन। अगर हम यहाँ पर कहें पूर्व पद और उत्तर पद को बताएं तो पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है। और आपको नॉर्मली पूछा जाता है कि इसका विग्रह करो, तो आजीवन का विग्रह होता है जीवन भर, ठीक है, ये हो गया उसका विग्रह, ठीक है। अनजान, यथाशक्ति, यथाशक्ति का क्या हो सकता है विग्रह, कौन बताएगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये हो गया उसका विग्रह, ठीक है। प्रतिपल यानी आप कह सकते हो प्रत्येक पल या फिर हर पल, ठीक है। बेईमान यानी या फिर बेशक यानी जो क्या है, जिस पर शक ना हो, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा बेशक यानी शक के बिना, शक के बिना, ठीक है। अर्थात हमें इस समास में यही समझ में आया कि पहला पद अव्यय है, ठीक है, जो कभी बदलता नहीं है और ये अर्थ डिसाइड करता है। उस पद का अर्थ कौन डिसाइड करता है, ये। जैसे देखो, जीवन का अर्थ किसने डिसाइड किया, आ, जीवन भर, है ना। यथाशक्ति, ठीक है, यहाँ पर जो पहला पद है ना, वह पहला पद क्या करता है, उसका अर्थ डिसाइड करता है। अर्थात इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, ऐसा हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो अव्यय भाव समास आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं यहाँ पर मानता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, जो कि इस समास का दूसरा भेद है, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। क्या नाम है, तत्पुरुष समास। अब देखिएगा, आपको कंपैरिजन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहला अंतर क्या है अव्यय भाव समास का, कि अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा प्रधान
दूसरा पद जो है वो गौण या फिर गौण होता है, ठीक है, और वो अव्यय होता है, पहला पद जो है वो अव्यय होता है। वैसे अगर हम तत्पुरुष की बात करें तो पहला जो तत्पुरुष समास जो है इसमें जो दूसरा पद है ना, जो दूसरा पद है वो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, प्रधान यानी मेन, ठीक है, यानी दूसरा पद अर्थ डिसाइड वहां पर करता है, ठीक है। चलिएगा कैसे हम समझते हैं, और साथ ही साथ इसमें विभक्ति और कारक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और विभक्ति कारक का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिल जाता है। उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में जैसे हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण देखा था राजकुमार। जब हम राजकुमार कहते हैं तो राजा के बेटे की बात होती है, राजा की बात नहीं होती। दैट मीन्स यहां पर देखो राजा का कुमार, ठीक है। तो यहां पर बात राजा की हो रही है? नहीं हो रही है, बात कुमार की हो रही है, उनके बेटे की हो रही है, इसलिए इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है। मान लीजिए अगर कोई और उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए मदांध, तो मद से अंध है ना। यहां पर मदांध यानी क्या, जो घमंडी है, जिसको बहुत ज़्यादा अभिमान है, गर्व है, ऐसे इंसान की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसे अंध व्यक्ति की बात हो रही है जो गर्व में क्या है, तो अंधा हो चुका है, मद से अंधा हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर भी दूसरा पद प्रधान माना जाता है। इसलिए यहां पर याद रखिएगा दो पदों के बीच में कारक और विभक्तियां होती है, उसका लोप होता है। लोप यानी क्या, वो गायब होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रसोई घर, रसोई घर शब्द है, ठीक है ना। तो रसोई घर शब्द में ना याद रखिएगा रसोई के लिए घर था, क्या था, रसोई के लिए घर था। तो के लिए का लोप हुआ, यहां पर से का लोप हुआ, यहां पर का लोप हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा तत्पुरुष समास में कारक और विभक्ति का लोप होता है, यानी वो गायब हो जाती है जब उसको समास बना दिया जाता है, ठीक है। अब तत्पुरुष जो समास होता है ना, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष के जो हमारे कारक होते हैं ना, कारक के अनुसार भी इसको पहचाना जाता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, या फिर आप कह सकते हो संबंध का, की, के, और अधिकरण जो है वो में या फिर पर। तो ये भी कारक में आते हैं। ये जो कारक हैं वो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कारक को समझते हैं तो कारक के साथ भी आप इसको लिख सकते हो, है ना, कि ये कौन सा तत्पुरुष है। जैसे ये मान लीजिएगा कि का यूज किया गया, ठीक है ना, तो का यानी ये संबंध कारक है, ठीक है, संबंध कारक। लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको तत्पुरुष समास ऐसा भी लिखोगे तो भी वह करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो हमने दो समास देखे, अव्यय भाव और तत्पुरुष। दोनों का अंतर अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। यह भी यहाँ पर अंतर आप समझा सकते हो। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और तत्पुरुष में दोनों के बीच में कारक का लोप होता है। ऐसे भी आप यहाँ पर समझा सकते हो, ठीक है। और टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 प्रकार माने जाते हैं समास के, ठीक है। और इन 6 प्रकारों को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और 4 प्रकार हमारे बाकी है, लेकिन हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 प्रकारों पर ही यहाँ पर आज रुकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक साथ इतना सब कुछ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी हो। इसलिए मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा कि आज के क्लास में हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा क्या, हमने समास की परिभाषा को पढ़ा,
जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया या फिर छोटा शब्द रूप बनता है, वो समास। फिर हमने देखा कि सामासिक पद या समस्त पद किसको कहते हैं, है ना। समास के नियमों से निर्मित जो शब्द है उसको सामासिक शब्द कहते हैं या फिर समस्त पद कहते हैं। फिर हमने दो संकल्पनाओं को समझा, एक है पूर्व पद, दूसरी है उत्तर पद। पूर्व पद यानी दिया गया पहला पद ये पूर्व पद है और दूसरा पद यह उत्तर पद है। और फिर हमने समास के 6 प्रकारों के नाम देखे, जिनमें से आज हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आप सबको जो भी आज हमने पढ़ा वह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम आपके लिए हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य ही है आपको पूरा ज्ञान देना, समझाना। ठीक है, तो अगले प्रकारों के साथ, अगले समास के भेदों के साथ हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर एक बार आप सबसे अपील है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। तो कल हम बाकी के 4 प्रकारों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।